दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की कोरियन वेब सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें एक प्रोफेसर जिसको आर्थिक तंगी के चलते हुए पैसों की जरूरत थी, वो अपनी एक गलती के कारण गैंगस्टर के साथ जुड़ जाता है। फिर वो मुश्किल से मुश्किल हालातों का अपने दिमाग का गुड यूज करके सामना करता है, लेकिन वो मुश्किल हालात उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। ये स्टोरी आपको शुरू से लेकर एंड तक बांध कर रखेगी। सीरीज का नाम है अ मॉडल फैमिली। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के मरने की वजह होती है जंग, बीमारियां और हादसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की वजह से मरते हैं। उनमें से एक है जॉन। इसे उन पैसों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। अब मैं किन पैसों की बात कर रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये है जॉन, जो कि सुबह सुबह टीवी में प्रोफेसर जिंग जोंग के अरेस्ट होने की न्यूज सुनता है। ये न्यूज सुनकर इसे काफी गहरा धक्का लगता है, क्योंकि जॉन जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का बेटा था। फिर जॉन की वाइफ उससे पूछती है क्या हुआ। जॉन कहता है कुछ नहीं। जॉन की एक बेटी भी है जिसका नाम है योनवू, और वो थोड़ी बिगड़ेल टाइप की है। जॉन का एक बेटा भी है जिसके दिल में छेद है। उसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज और खेलने कूदने नहीं दिया जाता। जॉन की वाइफ जॉन को तलाक देना चाहती थी, जिसको वो काफी टाइम से टालता आ रहा था। यूनिवर्सिटी में जाकर वो सीधा क्लर्क के ऑफिस में जाता है जिसका नाम ब्योंग-गू था। फिर वो उससे डायरेक्टर के बेटे के बारे में पूछता है। जॉन कहता है मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि वो पैसा मेरे बेटे के हार्ट प्लांट के लिए था। बच्चे की जान का सवाल है और इसके बारे में मेरी वाइफ को बिल्कुल नहीं पता। फिर क्लर्क उसे समझाता है कि किसी को रिश्वत देना एक जुर्म होता है, हम दोनों की नौकरी जा सकती है। फिर जॉन उसको गले से पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारे ही कहने पर मैंने उसे रिश्वत दी थी ताकि वो मुझे प्रोफेसर बना दे। अब मेरा पैसा भी चला गया और मैं प्रोफेसर भी नहीं बना। फिर वो अपनी क्लास में लेक्चर देने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी उसके पढ़ाने के तरीके से खुश नहीं था। सभी बच्चों को नींद आ रही थी, इसलिए वो उबासियां मार रहे थे। फिर वो अपना गुस्सा कार के स्टीयरिंग पर निकालता है। फिर शाम को जब वो अपने घर जाने लगता है तो उसके बेटे की वीडियो कॉल आती है। वो बताता है मैं और दीदी मम्मी के साथ नानी के घर पर आए हैं। आज नानी का बर्थडे है, क्या आप आ रहे हैं? लेकिन जॉन टाल मटोल कर देता है, क्योंकि कौन घोंचू अपनी सास के बर्थडे पर जाता है। फिर वो अपने बेटे से बात करता करता इमोशनल हो जाता है और फोन काट कर रोने लगता है, क्योंकि उसने अपने बेटे के ऑपरेशन के पैसे खर्च कर दिए थे। तभी उसकी कार के पीछे एक कार आकर ठुकती है। फिर वो खुद को संभालता है और नीचे उतरकर देखने जाता है कि क्या हुआ। फिर वो पीछे वाली कार में झांक कर देखता है तो पाता है कि उसमें दो लोग लहूलुहान पड़े हैं। फिर वो अपना फोन निकालकर 112 पर कॉल करता है ताकि उनके लिए हेल्प मंगवा सके, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ती है और वो फोन काट देता है, क्योंकि पीछे वाली सीट पर बहुत सारे पैसे बिखरे पड़े थे। फिर उसकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। फिर वो उन सभी रुपयों को इकट्ठा करके बैग में डालने लगता है और फिर उस बैग को अपनी कार के पीछे वाली सीट पर रख देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो अपने घर के पास कार खड़ी करके पैसों को संभालता है। तभी उसकी नजर पास में पड़े कबाड़ के सामान में रखी एक साइकिल पर जाती है। फिर वो साइकिल उठाता है और सीधा उस कार के पास जाता है जिसमें से उसे पैसे मिले थे। फिर वो उन दोनों बॉडीज को पीछे की सीट पर बिठा देता है और उस कार को अपने घर में लाने लगता है। तभी वो देखता है कि रास्ते में नाका लगा है। नाका देखकर उसकी फट जाती है, क्योंकि पीछे लाशें पड़ी थी। अब वो कार को बैक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पीछे एक और कार आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन तभी ऊपर वाला उसकी सुन लेता है। उसके सामने वाली कार नाका तोड़कर वहां से भाग जाती है, क्योंकि उन लड़कों ने शराब पी रखी थी। फिर जॉन को भी कार बैक करने का मौका मिल जाता है और वो पुलिस के रोकते रोकते भी वहां से भाग जाता है। पुलिस की एक कार उसका पीछा करने लगती है, लेकिन मौका देकर वो अपनी कार को ट्रकों के बीच में पार्क कर देता है और पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। फिर पुलिस के जाने के बाद वो अपनी कार को फिर से निकालता है और दूसरे रास्ते से अपने घर ले आता है। फिर वो गाड़ी को अपने गैराज में लगा देता है। उसके बाद वो अपनी कार में से नोटों वाला बैग भी निकाल लाता है और गैराज को बंद करके रोने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी उसके पड़ोसी का कुत्ता भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वो घबरा जाता है कि कहीं वो कुत्ता लाशों को सूंघ ना ले, क्योंकि एक शरीफ आदमी जब ऐसे काम करता है तो वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहुत सोचता है। फिर आधी रात को वो घर से बाहर जाता है और अपने घर के पिछले हिस्से में खड्डा खोदने लगता है। फिर वो उन लाशों को और उनके सामान को खड्डे में डालकर दफना देता है। फिर वो उनकी कार में से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और उस कार को ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। रास्ते में फिर से वही नाका आता है। एक पुलिस वाला उस कार को पहचान जाता है और कहता है ये तो वही कार है जो कुछ घंटे पहले यहाँ से भागी थी। लेकिन जॉन कहता है इस मॉडल की हमारे शहर में बहुत सारी कारें हैं। फिर वे चेक करते हैं कि उसने शराब पी है या नहीं। तभी पुलिस वाला कहता है तुम्हारा फोन वाइब्रेट कर रहा है। फिर जॉन उस फोन को उठाता है और कहता है कि गलती से मेरी बेटी का फोन कार में रह गया। फिर पीछे की कारें हॉर्न बजाने लगती है
और वो पुलिस वाले उसे जाने देते हैं। उस फोन में किसी के मैसेज भी आ रहे थे। फिर जॉन खुद को ही कहता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो उस कार को एक जंगल में ले जाता है और एक तालाब के किनारे खड़ी करके अपने खून से भरे हुए कपड़े तालाब में फेंकने चला जाता है, जो कि वो एक प्लास्टिक बैग में बंद करके लाया था। फेंकने से पहले वो उस बैग में कुछ पत्थर भी डाल देता है ताकि वो तैरकर ऊपर ना आए। फिर वो अपने हैंड टॉवल से दोबारा उस कार को अच्छे से साफ करता है और वहीं पर खड़ी करके पैदल ही भाग जाता है। फिर वो अपने दिल को समझाता है कि पैसा कभी भी हराम का नहीं होता, अगर अच्छे काम के लिए खर्च किया जाए तो। अब मुझे खुद का घर खरीदना चाहिए। अब मैं मेरी वाइफ के लिए एक नई कार और बेटी के लिए एक नया फोन खरीद सकता हूँ। अब मेरे बेटे के दिल की धड़कन कभी नहीं रुकेगी। तभी हम ली जोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल से उसी कार की लोकेशन देखकर यहाँ तक पहुँच गई थी। वो देखती है कि वही कार तालाब के दूसरी तरफ खड़ी है। फिर वो कार के पास जाती है और उसे खोल कर देखती है, लेकिन कार में उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो डैशबोर्ड के नीचे रुमाल लगाकर देखती है, वहाँ उसे खून के धब्बे मिल जाते हैं। वो समझ जाती है कि बाकी सब जगह से खून के धब्बे साफ किए गए हैं। फिर वो कार की डिग्गी ओपन करके उसमें रखा हुआ ट्रैकर निकालती है। दरअसल ये एक पुलिस वाली है जो इस कार में बैठे मुजरिमों को पकड़ने की फिराक में थी। फिर वो अपने साथी को फोन करके कहती है, पता लगाओ डैनी कहाँ है। ये है डैनी, ये एक गैंगस्टर है और फिलहाल ये किसी की कुटाई कर रहा था। तभी इसके पास इसके बॉस का फोन आता है और वो इसे अपने पास आने को कहता है। फिर वो अपने खास आदमी जस्सी को कार निकालने के लिए कहता है। ये है पम्मा पाजी, ये डैनी के बॉस हैं। फिर जब डैनी इसके पास आता है तो पम्मा उसके मुंह पर एक कप फेंक कर मारता है और कहता है कि मुझे पैसा अब तक नहीं मिला। डैनी कहता है, जो लड़के पैसा लेकर भागे हैं मैं उनको ही ढूंढ रहा था। पम्मा के साथ उसका भतीजा राजू भी था जो डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो बीच बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर पम्मा कहता है, अगर पैसे नहीं मिले तो हम सब मरेंगे, हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। फिर डैनी के जाने के बाद राजू कहता है, मुझे तो इस पर ही शक है क्योंकि इसी को ही पता था हमारे पैसे आने वाले हैं। ये खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव ली अपने साथी शम्पी के साथ अपनी कार में बैठी थी और उस काली कार पर नजर रखे हुए थी कि कोई उसको लेने आता है या नहीं। तभी डैनी वहां पर आ जाता है और फिर वो भी कार के नीचे से अपना ट्रैकर निकालता है। उसका साथी उसे बताता है गाड़ी में कुछ भी नहीं मिला। फिर वो सीट के अंदर चाकू डालकर खून चेक करता है और अपने आदमी को कहता है, गाड़ी अपने ऑफिस ले जाओ, मैं पैसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जॉन नोटों से भरा बैग अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका वजन ज्यादा था इसलिए सारे नोट बिखर जाते हैं। फिर वो हिम्मत करके नोटों वाला बैग अलमारी में छुपा ही देता है और बाहर चला जाता है। फिर उसे देखकर जब उसके पड़ोसी का कुत्ता भौंकता है तो जॉन कहता है, तुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा घोंचू, यहाँ क्या छुपा है। अगले दिन जॉन की वाइफ जब अपना अकाउंट बैलेंस चेक करती है तो देखती है कि उसमें से सारे रुपए गायब हैं। फिर अपना खाली अकाउंट देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ती है। उसकी बेटी कहती है, आप लोगों के ये नाटक खत्म ही नहीं होते, कभी यहाँ कभी वहाँ, डिवोर्स लेकर खत्म क्यों नहीं कर देती है नाटक। फिर उसकी माँ कहती है, मैं भी इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ और ये ड्रामा खत्म करना चाहती हूँ। फिर वो अपनी किया कंपनी की नैनो फुल स्पीड में भगा कर लाती है और घर आते ही अपने पति से पूछती है कि तुम बाप हो या राक्षस, तुमने अपने बेटे के लिए जोड़े हुए सारे रुपए खर्च कर दिए। फिर जॉन कहने लगता है कि मैंने वो रुपए कुछ दिनों के लिए किसी को उधार दिए हैं। मेरा एक दोस्त ब्योंगू है ना, वो किताबें छापने वाली एक कंपनी शुरू करने वाला है, उसने मुझे पार्टनरशिप भी ऑफर की है। मेरा यकीन मानो अगले हफ्ते वो रुपए वापस कर देगा। मुझे उसकी कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है जिसमें हमारा घर बढ़िया तरीके से चल जाएगा। फिर रात को जॉन नेट पर सर्च करता है कि किस तरह से एक बड़ी 2 नंबर की अमाउंट को 1 नंबर में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन तभी उसकी बेटी वहां पर आ जाती है और कहती है, मैं बार बार फोन बजने की वजह से परेशान हो गई हूँ। जॉन पूछता है, कौन सा फोन। फिर जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे भी फोन की रिंग की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि फोन बजने की आवाज कब्र में से आ रही है। फिर वो अपनी बेटी को कहता है, शायद ये आवाज अपने पड़ोसी के घर में से आ रही है, कल जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे कह दूंगा कि रात को फोन साइलेंट कर दिया करो। उस फोन पर डैनी ही बार बार रिंग कर रहा था जो कि इतनी रात में भी अपने साथियों को ही ढूंढ रहा था। फिर उसका साथी जस्सी कहता है, मुझे तो इसी इलाके पर शक है क्योंकि ट्रैकर के मुताबिक वो पैसा लेकर इसी इलाके में रुके थे और फिर सुबह कार को ठिकाने लगाकर भाग गए। तभी जॉन अपनी बेटी के सोने के बाद वापस से जमीन की खुदाई करता है और उसमें से वो फोन निकाल लेता है। तभी जब उसकी वाइफ बाहर आ जाती है तो वो अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे डैनी और जस्सी मिलते हैं जो उसी इलाके में घूम रहे थे, लेकिन वो उन पर बिना ध्यान दिए वहां से चला जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो फोन फिर से बजने लगता है और अब की बार उस फोन पर जॉन की वाइफ का फोन आ रहा था। अब जॉन की वाइफ का फोन उस गुंडे के फोन पर क्यों आया, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।
सेकंड एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें जॉन की वाइफ बैठी थी और कोई उसका वीडियो बना रहा था। अब वो कौन था ये आपको आगे पता चलेगा। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि उस गुंडे के फोन पर जॉन की वाइफ की बार बार कॉल आ रही थी। जॉन टेंशन में था कि अब साली ये क्या भसुड़ी पड़ गई। जॉन की वाइफ भी टेंशन में थी कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। तभी जॉन ये जानने के लिए कि आखिर इसकी वाइफ का फोन बार बार इस गुंडे के फोन पर क्यों आ रहा है, वो कब्र खोदता है ताकि उस फोन को अनलॉक कर सके। फिर फोन अनलॉक करके वो अपनी वाइफ और उस गुंडे की सारी चैट पढ़ता है। चैट से उसे अंदाजा हो जाता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा था। फिर वो गैलरी ओपन करके उसमें वो वीडियो देखता है जो हमने इस एपिसोड के शुरू में देखी थी, यानी कि उस वीडियो को वो गुंडा ही शूट कर रहा था। उस वीडियो को देखकर उसे पता चल जाता है कि उस गुंडे का नाम हैन था और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वीडियो देखकर वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ उससे तलाक क्यों लेना चाहती थी। ली भी इस समय उसी केस पर स्टडी कर रही थी। दरअसल बिच्छू गैंग ऐसी गैंग है जो पूरे देश में ड्रग सप्लाई करती है और ये लोग ड्रग ईगल गैंग से लेते हैं। बिच्छू गैंग अपना कमीशन रखकर बाकी सारा पैसा ईगल गैंग को दे देते हैं। अब की बार जब ईगल गैंग के पास पैसा ले जाया जा रहा था तो ये लोग उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे। ली ने ये रिपोर्ट जब अपने सीनियर को दी तो अपने सीनियर से उसे डांट पड़ी। उस वैन में जो 2 लोग मारे गए थे उन दोनों में से एक पुलिस वाला था जो बिना परमिशन उन गुंडों के साथ काम कर रहा था। ली का सीनियर कहता है ये बात यहीं पर दबा दो वरना हमारी नौकरियां जाते टाइम नहीं लगेगा। फिर ली उनसे अपने साथी के फोन को ट्रैक करने की परमिशन मांगती है, लेकिन सीनियर कहता है तुम्हें ये गैर कानूनी काम करने के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। बंद करो इस खुफिया मिशन को और ईगल गैंग को ढूंढो। फिर वो अपने साथी की डिटेल्स जला देती है जो कोई और नहीं बल्कि वही हैन नाम का बंदा था जिसके फोन में जॉन की वाइफ की वीडियो थी। अगले दिन जब वो अपने पार्टनर शम्पी के साथ कहीं जा रही थी तो शम्पी के पास एक मैसेज आता है कि वो डिलीवरी वैन डिस्ट्रॉय की जा रही है। फिर वे जाकर देखते हैं कि बिच्छू गैंग के बॉस का भतीजा जिसका नाम राजू था उस वैन को डिस्ट्रॉय करवा रहा है ताकि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत ना लगे। तभी राजू अपने आदमी से पूछता है कि डैनी कहाँ है, 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। उसका आदमी बताता है कि वो पैसे ढूंढने के लिए कस्बे की तरफ गया है। फिर राजू कहता है नजर रखो उस पर। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी ने जॉन के सामने वाला घर ही किराए पर ले लिया था। फिर डैनी जस्सी को कहता है उस सामने वाले घर में एक अजीब सा आदमी अकेला ही रहता है जो सारी रात घर की लाइट खुली रखता है, जाकर चेक करो उसे। और उस दूसरे घर में एक फैमिली रहती है, उस पर भी नजर रखना। उन दोनों आदमियों की तस्वीर अपने बाकी के आदमियों के पास भेज दो और कह देना ये कहीं भी दिखे तो फौरन हमें खबर करे। दूसरी तरफ जॉन अपनी वाइफ को कहता है क्या तुम मुझे तलाक देने की वजह बताओगी और अगर मैं घर के हालात सुधार दूं तो क्या तुम फिर मुझे कभी तलाक नहीं दोगी। फिर उसकी वाइफ कहती है रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि तुम बुजदिल टाइप के इंसान हो। तुम प्रोफेसर बनना चाहते हो लेकिन तुम में काबिलियत ही नहीं है। मुझे कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो मुझे मेरी माँ से मांगने पड़ते हैं। अगर घर चलाने की काबिलियत ना हो तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए। अब हमें तलाक ले ही लेना चाहिए, यही तुम्हारे मेरे और बच्चों के लिए ठीक रहेगा। अगले महीने मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आएगा और क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी पेंडिंग है। फिर जॉन कहता है मैं तुम्हें अगले 10 साल का खर्चा दे दूंगा, तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी भी पैसों की तंगी नहीं आने दूंगा। तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो। उसकी वाइफ चाहती तो थी कि जो ये बोल रहा है वो सच हो जाए, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं था। फिर वो कंप्यूटर में सर्च करता है हाउ टू लॉन्डर मनी। रिजल्ट में बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है। फिर वो एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है और उसमें कॉन्टैक्ट अस पर हेलो का मैसेज भेजता है और पूछता है क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। उस समय वे बंदे ऑफलाइन थे। तभी जॉन का बेटा उसके पास आता है और खेलने की जिद करता है। जॉन उसे समझाता है कि तुम्हें खेलने से मना किया गया है, लेकिन फिर भी जब उसका बेटा जिद करता है तो जॉन मान जाता है। फिर जैसे ही वो बाहर जाता है मनी लॉन्ड्रिंग वालों का मैसेज आ जाता है कि कितने रुपए लॉन्डर करवाने हैं। तभी ली अपने साथी शम्पी के साथ उसी इलाके में जाती है और कहती है वो गाड़ी इस इलाके में पूरे 3 घंटे रुकी रही, कोई तो वजह रही होगी। फिर वे दोनों पैदल ही उस इलाके का राउंड लगाने लगते हैं। ली कहती है डैनी भी यहीं पर है, उसे शक मत होने देना, वो हमारे चेहरे नहीं पहचानता। फिर आगे जाकर शम्पी ली से पूछता है कि डैनी जैसा आदमी इस शांत इलाके में क्या कर रहा है। तभी उनकी नजर एक प्रॉपर्टी डीलर के बोर्ड पर पड़ती है। फिर वे दोनों भी एक किराए पर मकान लेने के लिए उस प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच जाते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर उनसे पूछता है क्या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शम्पी कहता है आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। फिर मकान लेने के बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। उस समय जॉन अपने बेटे के साथ कैच कैच खेल रहा था और डैनी अपने घर के बाहर बैठा उनके खेल को देख रहा था। तभी जॉन का बेटा बॉल को दूर फेंक देता है और जब जॉन उसे लेने जाता है तो उसका बेटा बेहोश होकर गिर जाता है। फिर डैनी फटाफट उस बच्चे के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता
करता है। फिर वो जसी को कहता है जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। तभी जब जॉन वहाँ पर आता है तो अपने बेटे को देखकर घबरा जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी वाइफ हॉस्पिटल में आती है तो उसका बेटा बताता है पापा ने तो मुझे खेलने से मना किया था, लेकिन मैंने ही जिद कर ली थी। तभी डॉक्टर साहब आते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि आपका बेटा दिल की बीमारी से जूझ रहा है, उसकी पहले भी कई सर्जरी हो चुकी है, अब जल्दी से उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लीजिए और तब तक उसका ध्यान रखिए। फिर जॉन की वाइफ उसे कहती है क्या तुम जानते हो हमारा बेटा दौड़ना चाहता है, साइकिल चलाना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है और भी बहुत सी गेम्स खेलना चाहता है, लेकिन तुम्हें तो अब भी समझ में नहीं आया होगा कि मैं उसे ये सब क्यों नहीं करने देती। तुम्हें तलाक की वजह जाननी थी ना, यही है तलाक की वजह। अब तुम जल्दी से मुझे उसकी सर्जरी का पैसा लौटा दो। फिर घर जाकर देर रात वो अपनी वाइफ के पास जाता है और देखता है कि वो लेट तक ऑफिस का काम कर रही है। ये देखकर उसे दुख होता है कि मेरी वाइफ कितनी मेहनत करके पैसा कमाती है। फिर जब वो अपना लैपटॉप चेक करता है तो मनी लॉन्ड्रिंग वालों का मैसेज देखता है कि कितना रुपया लॉन्डर करवाना है। फिर वो गैराज में जाकर उन रुपयों में से एक छोटा सा बैग भर लेता है और अपनी कार में बैठकर बताए हुए एड्रेस पर जाने लगता है। तभी कुछ देर बाद डैनी के गुंडे उसे आकर बताते हैं कि सामने वाले घर में जो आदमी अकेला ही रहता है वो गांजा उगाता है। तभी तो रात भर लाइट्स ऑन रहती है, हो सकता है हमारे साथी उस रात इसी के पास गए हों, चलो चलकर पूछते हैं। फिर वे उसके कुत्ते को बेहोश करके घर की बेल बजाते हैं और आवाज लगाते हैं सर हम सामने वाले घर में रहते हैं, आपका कुत्ता बेहोश हो गया है, आप बाहर आकर उसे संभाल लीजिए। फिर जब वो आदमी दरवाजा खोलता है तो वे उसे पकड़कर पीटने लगते हैं और जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन भी उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां उसे आने के लिए कहा गया था। उस बिल्डिंग की सभी दुकानें बंद थी सिवाय एक कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप के। फिर वहां जाकर वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ डैनी के आदमी उस सनकी आदमी को बांध देते हैं और डैनी उससे सवाल करता है कि मेरे आदमी और पैसा कहाँ है। वो कहता है कौन सा पैसा, तेरे आदमी तो तेरे साथ ही हैं। फिर वे उसे टॉर्चर करने लगते हैं। दूसरी तरफ शॉपकीपर शटर डाउन कर देता है और जॉन से पैसे लेकर उन्हें चेक करने लगता है। जॉन कहता है इन्हें कन्वर्ट कर दो, आगे और भी पैसे लाऊंगा। फिर वो आदमी कहता है 30% कमीशन लगेगा, मैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए तुम्हारा पैसा वाइट करूंगा, अब तुम जाओ और कल आना। फिर जॉन कहता है मैं इतने सारे रुपए देकर बिना किसी गारंटी के कैसे जा सकता हूँ। फिर वो आदमी कहता है तो पैसे लेकर चला जावे और अपने घर में ही कहीं छुपा देना, वैसे तुम इतना सारा 2 नंबर का रुपया लाए कहाँ से हो। इतने में जॉन की नजर वहीं पर पड़ी उन दोनों गुंडों की फोटो पर पड़ती है जिनकी लाशें उसे वैन में मिली थी। फिर वो घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपने पैसे समेटने लगता है। फिर वो शॉपकीपर को कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर कभी आऊंगा। लेकिन तभी वो शॉपकीपर उसे पीछे से आवाज लगाता है और पूछता है क्या तुम पुलिस वाले हो, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, किसी नेता का पैसा तो नहीं लगता और ना ही जुए में जीता हुआ पैसा लग रहा है, तो बता देना बेटा कौन है तू। तभी वहाँ पर कुछ और गुंडे आ जाते हैं और जॉन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ डैनी अपने आदमियों की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है। वो आदमी मना कर देता है। फिर डैनी उसकी दूसरी उंगली भी काटने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो आदमी गुस्से से पागल हो जाता है और उन सभी पर टूट पड़ता है, लेकिन डैनी उसे खूब मारता है। फिर लड़ाई झगड़े में एक कुल्हाड़ी उसके गले में लग जाती है और वो आदमी मर जाता है। दूसरी तरफ जॉन भी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। जॉन काफी देर तक उनका सामना करता है, लेकिन वे गुंडे तो किसी भी तरह उसका बैग हासिल करना चाहते थे। फिर जॉन विंडो तोड़कर नीचे कूद जाता है और एक वैन पर जाकर गिरता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन की वाइफ फिर से उस पुलिस वाले के फोन पर मैसेज करती है कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जॉन जब उस बिल्डिंग से कूदता है तो वो गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो जल्दी से उनके आने से पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो हॉस्पिटल जाकर अपनी मरहम पट्टी करवाता है और उसके बाद सीधा नदी के किनारे जाता है। उस समय उसके कानों में उसके बीवी के ताने गूंज रहे थे कि तुम एक भी काम ठीक ढंग से नहीं करते। दूसरी तरफ ली अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि अब वो जॉन के साथ वाले घर में शिफ्ट होने वाली थी। तभी उसकी कोलीग जिसका नाम किम था वो उसे समझाती है कि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ली कहती है अच्छा है ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। किम कहती है मैं जानती हूँ, मैंने ही हैन को उस मिशन पर जाने की परमिशन दी थी, लेकिन वो उसका फैसला था, मेरा नहीं, इसलिए मुझे ताने देने बंद करो। फिर वो उन दोनों को अपना ख्याल रखना कहकर वहाँ से चली जाती है। देर रात जब जॉन अपने घर आता है तो वो देखता है कुछ लोग जंगल में घूम रहे हैं।
फिर वो चुपचाप जाकर अपने स्टडी रूम में ही सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उसकी वाइफ पूछती है, तुम्हें चोटें कैसे लगी? जॉन कहता है, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जब मैं वाटर साइड पार्क गया तो वहाँ फिसल गया। तभी उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है। जॉन भागकर उसके पीछे जाता है और कहता है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है और पूछता है, साथ वाले घर में जो आदमी रहता है, आपने उसको लास्ट बार कब देखा था? जॉन कहता है, शायद 2 दिन पहले देखा था। क्यों, क्या हुआ? फिर पुलिस वाला बताता है कि हमें किसी की कॉल आई थी कि उसका कुत्ता भौंक रहा है। हमने आकर देखा तो उसका मालिक वहाँ नहीं था। फिर जॉन को याद आता है कि उसने रात को ही कुछ आदमियों को वहाँ से जाते हुए देखा था। फिर वो पुलिस वाला पूछता है, क्या आपको पता था वो आदमी घर में गांजे की खेती करता था? लेकिन जॉन कुछ जवाब नहीं देता। फिर जब वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकलता है तो उसकी बेटी बताती है कि मैंने रात को वहाँ से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। वो बार बार पूछ रहा था, कहाँ है वो? तभी सामने से डैनी आकर उसका रास्ता रोक लेता है और जॉन से उसके बेटे का हालचाल पूछता है। फिर वो पूछता है, क्या आप रात में भी काम करते हैं? जॉन कहता है, नहीं, बस कभी कभी सैर करने चला जाता हूँ। डैनी कहता है, सैर करने के लिए कार लेकर जाते हो? बड़ी अजीब बात है। तभी पुलिस उस अजीब आदमी के घर से गांजे के सारे बूटे उखाड़ कर ले जाती है। तभी शंपी कहता है, मुझे नहीं लगता उस गांजा उगाने वाले आदमी का हमारे केस के साथ कोई लेना देना है। उस समय डैनी भी अपने घर से उन पुलिस वालों को ही देख रहा था। फिर जब वो अंदर जाता है तो जस्सी बताता है कि खबर मिली है, एक अजीब सा आदमी बहुत सारे पैसे लेकर लॉन्डर करवाने आया था, लेकिन फिर गड़बड़ करके वहाँ से भाग गया। डैनी पूछता है, कहाँ हुआ ये सब? जस्सी बताता है, बॉस के ही दूसरे बिजनेस पर। तभी उसका दूसरा आदमी बताता है, सामने वाले बंदे की डिटेल मिल गई है, उसका नाम जॉन है और वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। फिर डैनी कहता है, इसकी फोटो लॉन्ड्री वालों को भेजो, पता लगाओ क्या यही आया था। दूसरी तरफ जॉन एक फोन बूथ में जाता है और वहां से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। जॉन बताता है कि मैं आपको योंगबोंग विलेज के केस के सिलसिले में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। उसके सामने वाले घर में जो आदमी रहते हैं, मुझे वे कुछ ठीक नहीं लगते। आपको एक बार उनके घर में पूछताछ करनी चाहिए, शायद उन्होंने ही गांजे उगाने वाले आदमी को मारा हो। दूसरी तरफ ली भी अपना दिमाग दौड़ा रही थी कि कार इस इलाके में क्यों आई थी और डैनी यहाँ क्या कर रहा है, और हैन का भी पता नहीं चल रहा। तभी शंपी आवाज लगाकर बताता है कि किसी ने पुलिस को टिप दी है कि जाकर डैनी और उसके दोस्तों से पूछताछ करो। तभी 2 पुलिस वाले डैनी के घर पूछताछ करने जाते हैं। वे बताते हैं, हमें किसी ने खबर दी है कि यहाँ जो आदमी मरा है, आप लोग उसके बारे में कुछ जानते हैं। हमें ऊपर से तलाशी के ऑर्डर मिले हैं। जब वे लोग पुलिस वालों को अंदर नहीं जाने देते तो डैनी कहता है, अगर ये तलाशी लेने आए हैं तो हर्ज ही क्या है, तलाशी लेने दो इनको। फिर वे पुलिस वालों को घर के अंदर लेकर जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाले ने हिडन कैमरा लगा रखा था और वो घर के अंदर जहाँ जहाँ भी जा रहा था उसकी फुटेज ली और शंपी के पास जा रही थी। तभी जस्सी डैनी के पास जाता है और बताता है, लॉन्ड्री वाले का फोन आया था, जॉन ही उनके पास गया था, वो सारा पैसा वहीं छोड़कर भाग आया, मैंने उनको पैसा यहाँ लाने के लिए कह दिया है। तभी ली पुलिस वाले को कहती है, लैपटॉप के पास जाओ। फिर जब वो लैपटॉप के पास जाने लगता है तो डैनी लैपटॉप को बंद कर देता है। फिर ली कहती है कि पता लगाओ पुलिस को किसने कॉल की थी। दूसरी तरफ डैनी के दिमाग में जॉन घूम रहा था क्योंकि वो रात रात भर घर से बाहर रहता है, वो भी बिना काम के। अगले सीन में हम देखते हैं राजू पम्मा पाजी के पास जाता है और बताता है कि डैनी ने पूछताछ करते करते एक आदमी को मार दिया है, अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस आप तक भी पहुंच जाएगी, उससे बातचीत करना बंद कर दो। फिर पम्मा पाजी कहते हैं, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। राजू कहता है, छोटे भाई जैसा है, भाई तो नहीं है ना, हम आपकी फैमिली हैं, हमारे बारे में तो कुछ ख्याल करो। दूसरी तरफ ली उस फोन बूथ तक पहुंच जाती है जहां से पुलिस को फोन किया गया था। फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए पास के एक स्टोर में जाती है। सीसीटीवी फुटेज में से उसे इंसान का तो पता नहीं चलता कि वो कौन है, लेकिन वो गाड़ी के नंबर से उसके मालिक का पता लगाने के लिए अपने साथियों के पास फोन करती है। दूसरी तरफ जॉन अपने लिए खुद का एक नया घर देखने जाता है। फिर वहां से वापस आते समय वो एक बेकरी के बाहर रुक जाता है और फिर उसे अपने बच्चों के साथ बिताए हंसी खुशी भरे दिन याद आने लगते हैं। फिर रात को ली चुपके से उस आदमी के घर में जाती है जिसको डैनी ने मार दिया था। वो उस घर में इसलिए आई थी शायद उसे यहाँ पर कोई सबूत मिल जाए। तभी उसके पास शंपी का फोन आता है। वो कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि पुलिस को खबर करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा पड़ोसी जॉन था। लेकिन एक चिंता की बात भी है, डैनी और उसके साथी भी जॉन के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। ली पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो बताता है कि उनके लैपटॉप के पास कुछ मेल्स वगैरह पड़ी थी, वे प्रोफेसर जॉन की थी। शायद उनको भी पता चल गया होगा कि प्रोफेसर जॉन ने ही उनके खिलाफ कंप्लेंट की है। तभी ली बताती है, मुझे यहाँ कुछ सबूत मिले हैं, शायद उस आदमी का मर्डर हुआ है। डैनी उस समय घर के बाहर बैठा आसपास के घरों पर ही नजर रखे हुए था। फिर शंपी बताता है, सावधान हो जाओ,
डैनी आ रहा है। फिर वो पर्दे से बाहर झांकती है। बाहर सच में डैनी खड़ा था। फिर डैनी घर के अंदर आ जाता है और जस्सी बाहर ही रुक जाता है। डैनी को शक हो गया था कि उस घर में कोई तो है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए आया था कि इतनी रात को कौन इस घर में घुसा होगा। तभी ली छुप जाती है। फिर जब डैनी को वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर ली भी घर की बैक साइड से कूदकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसे पता था अगर आगे से गई तो डैनी उसे देख लेगा। फिर वो छुपकर देखती है डैनी अपने आदमी के साथ बातें कर रहा था कि मुझे उस घर में कोई नहीं मिला। फिर घर जाकर वो अपने साथी को बताती है उनका पैसा अभी तक उन्हें नहीं मिला है। अगर मिल गया होता तो वो यहाँ झक नहीं मार रहे होते। शम्पी पूछता है अगर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह पैसा है तो वो पैसा इस इलाके में आया कैसे। ली कहती है मैं भी तो यही जानने की कोशिश कर रही हूँ और बदकिस्मती से ये बेचारा जॉन भी इन गुंडों के बीच में फंस गया है। दूसरी तरफ जॉन अपने घर आ रहा था। तभी वो अपनी कार को साइड में रोकता है और अपने बेटे के पास फोन करता है। वो अपने बेटे को कहता है बेटा जरा देखकर बताओ सामने वाले घर में जो अंकल रहते हैं वो इस समय घर के बाहर हैं क्या। फिर उसका बेटा चेक करके बताता है कि घर की लाइट्स तो जल रही है लेकिन कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। फिर जब जॉन बेधड़क अपने घर की तरफ जाता है तो देखता है रास्ते में डैनी और उसके गुंडे नाका लगाकर खड़े हैं। फिर डैनी उसके पास आता है और पूछता है काम से अब वापस लौट रहे हो। फिर जॉन कहता है हाँ, लेकिन इतनी रात के आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर डैनी एक सुट्टा मारता है और फिर जॉन के मुंह पर खींच के एक घूसा देता है। फिर वे उसको बांधकर अपने साथ जंगल में ले जाने लगते हैं। चलते चलते जॉन सब कुछ बक देता है कि जब मुझे वो कार मिली तो उसमें बैठे 2 लोग पहले से ही मरे हुए थे। फिर मैं उनके पैसे घर ले आया और जब मैं उन पैसों में से 1/4 लॉन्ड्री वालों के पास लेकर गया तो वे वहीं पर छूट गए। मेरा यकीन मानो मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन वे उसकी एक भी बात नहीं सुनते और वहाँ पर खड्डा खोदने लगते हैं। डैनी का आदमी कहता है खुशकिस्मत हो तुम, मरने के बाद भी अपने गांजे वाले दोस्त की कब्र के पास ही रहोगे। डैनी उस समय जॉन के पर्स में पड़ी हुई उसकी फैमिली फोटो देख रहा था। फिर उसे जॉन पर तरस आ जाता है और वो कहता है जसी उसे बाहर निकालो। और ये वही सीन था जहां से इस वेब सीरीज की शुरुआत हुई थी। फिर डैनी जॉन के पास जाकर कहता है आज से तू हमारे लिए काम करेगा। आज से जो भी मैं कहूँ तुझे वही करना पड़ेगा। अब से तू भी मेरी गैंग का हिस्सा है। जा जी ले अपनी जिंदगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। हैन टेंशन में ली से बात कर रहा था कि उन लोगों को पता था उन पर पुलिस की नजर है, कोई तो खबरी है जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर ली कहती है तुम चिंता मत करो, कोई नहीं जानता तुम पुलिस वाले हो। हैन कहता है मुझे डर लग रहा है, वे मुझे जान से मार देंगे। उस समय उनकी कुलीग जिनका नाम किम था हैन के पास में ही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डैनी जॉन को जिंदा छोड़ देता है इस शर्त पर कि आगे से तुम मेरे साथ काम करोगे। फिर वो गैराज में जाकर मायूस होकर बैठ जाता है क्योंकि डैनी ने एक और टेंशन दे दी थी कि पैसा जहां पड़ा है वही रहने दो और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारा परिवार नहीं बचेगा। दूसरी तरफ डैनी के आदमी जॉन का मजाक उड़ा रहे थे कि वो कितना बड़ा गधा है, लाशों को अपने घर के पीछे ही दफना दिया। ऐसी बेवकूफी कौन करता है, लेकिन समझ में नहीं आता उन दोनों ने एक दूसरे को क्यों मारा। फिर डैनी कहता है तुम लोग मेरे पास 5 सालों से काम कर रहे हो और मैं बॉस के पास 15 सालों से, लेकिन फिर भी मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। कभी कभी लोग जिंदगी भर पाला हुआ कुत्ता भी छोड़ देते हैं। ऐसा होने से पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? लेकिन उन तीनों में से कोई भी जवाब नहीं देता। तीनों ही सुन हो जाते हैं। यह है राजू, पम्मा पाजी का भतीजा। ये भी एक गैंगस्टर है। तभी इसके पास इसके एक आदमी का फोन आता है। वो बताता है कि डैनी अपने बॉस के साथ गद्दारी करने वाला है। अब हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। फिर राजू कहता है एक बार शांत हो जाओ और देखने दो वो क्या करता है। अगले दिन सुबह जब जॉन सो रहा था तो झगड़े की आवाज से उसकी आंख खुलती है। फिर वो बाहर जाकर देखता है उसकी बेटी और वाइफ में मेकअप को लेकर झगड़ा हो रहा था। उसकी बेटी उसकी वाइफ से जबान लड़ा रही थी और गुस्से में कहती है कि आपको किसी की भी खुशी की परवाह नहीं है। आप तो अपनी खुशी के लिए पापा को भी तलाक देना चाहती हैं। ले लीजिए तलाक। मैं भी आप दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर तंग आ चुकी हूँ। आप दोनों को ही नहीं हम सबको अलग हो जाना चाहिए। फिर उसकी माँ उसके गाल पर एक चांटा जड़ देती है। फिर उसकी बेटी गुस्से में आकर घर से चली जाती है। जब स्कूल की वैन उसे लेने आती है तो वो वैन में नहीं चढ़ती। फिर वो अपने छपरी दोस्त को मैसेज करती है मुझे लेने आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं ली जब अपने बॉस के पास बैठी थी तो उसका बॉस उसे कहता है जल्दी से ईगल गैंग का पता लगाओ, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। मुझे नहीं लगता तुम सिर्फ ईगल गैंग के पीछे पड़ी हो, तुम किसी और को भी ढूंढ रही
रही हो। फिर ली कहती है मैं हैन को भी ढूंढ रही हूँ। वो हमें उन गुंडों के बारे में सच बताने से पहले ही गायब हो गया। फिर वो वहाँ से बाहर निकलकर किम के पास जाती है। किम कहती है तुम पर प्रेशर डालकर बूढ़ा अपनी नाकामयाबी छुपाना चाहता है। उसकी रिटायरमेंट नजदीक है और इसीलिए वो कोई गड़बड़ नहीं चाहता, लेकिन तुम चौकन्ना रहकर काम करना। किसी भी केस के चक्कर में जान नहीं जानी चाहिए। एक गुंडा जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, कब तक हम अपनी जान देते रहेंगे। फिर उसी दिन पुलिस वाले एक होटल में रेड मारते हैं और वहाँ से बहुत सारा ड्रग पकड़ते हैं। फिर राजू पम्मा पाजी के पास जाता है और बताता है कि पुलिस हमारे अड्डों पर छापे मार रही है, हमें कुछ दिनों के लिए काम बंद करना होगा। फिर पम्मा पूछता है डैनी क्या कर रहा है। राजू कहता है उसे पैसे मिल गए हैं, पता नहीं उसके भेजे में क्या चल रहा है, शायद अब वो गेम से बाहर होना चाहता है। उससे फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते, वो तो आपके भाई जैसा है ना। फिर पम्मा कहता है कुछ दिन के लिए काम बंद कर दो और उन पर नजर रखो। फिर अगले दिन डैनी जॉन से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी में जाता है। फिर वो उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि आज सुबह तुमने पुलिस स्टेशन के बाहर कार क्यों रोकी थी? तू पूरे 5 मिनट तक अंदर था, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आधे घंटे पहले तेरी बीवी एक होटल में गई थी, वहाँ उसे कोई काम है या कोई चक्कर चल रहा है? एक बात भेजे में डाल ले, इधर तूने कुछ भी गड़बड़ की, उधर तेरी बीवी गायब। मेरी पैनी नजर हर वक्त तुम पर है। आज तू बुसान जाएगा, ये ले ट्रेन की टिकट, माल तेरी गाड़ी में रखवा दिया है, खो गया तो तू गया। फिर जॉन अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर देखता है, वहाँ एक पानी की बोतल पड़ी थी, यानी कि उसे ये पानी की बोतल ही डिलीवर करनी थी। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन की वाइफ जब अपनी कोलीग्स के साथ बैठी थी तो उनमें से एक लेडी जो जॉन के साथ काम करने वाले क्लर्क की बीवी थी, अपनी सभी फ्रेंड्स को बताती है कि मेरे हस्बैंड की बदौलत इसके हस्बैंड को काम मिला है। इसके हस्बैंड ने प्रोफेसर बनने के लिए रिश्वत भी दी थी, लेकिन सारा पैसा बर्बाद हो गया। फिर जॉन की वाइफ को याद आता है कि जॉन तो कह रहा था कि उसने अपने दोस्त को पैसा उधार दिया है क्योंकि वो बुक्स प्रिंटिंग का नया बिजनेस शुरू करने वाला है। फिर जॉन की वाइफ कहती है तुम्हारा हस्बैंड यूनिवर्सिटी में मुझे पसंद किया करता था, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तुम पिछले 10 सालों से मेरी बुराई करती आ रही हो, अब ऐसा और नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारे हस्बैंड में ना ही तब दिलचस्पी थी और ना ही अब, और आगे से पिटना नहीं चाहती तो अपना मुंह बंद रखना। फिर वो अपनी बेटी के स्कूल में जाती है क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। फिर टीचर बताती है कि वो अक्सर अपने छोटे भाई की बीमारी का बहाना बनाकर या तो स्कूल से जल्दी चली जाती है या फिर स्कूल में आती ही नहीं। वो आज भी स्कूल में नहीं आई। फिर प्रिंसिपल कहते हैं वो हमारे साथ आपको भी झूठ बोल रही है, जो कि बहुत गलत है। फिर वो अपने बेटे को मैसेज करती है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज तुम्हारे पापा लेने आएंगे। प्रिंसिपल पूछते हैं क्या उसके डैड को ये सब पता है? तुम्हारी बेटी पूरे स्कूल का माहौल खराब कर रही है। फिर उसकी माँ कहती है कि मैंने उसके बचपन से लेकर आज तक उसकी अच्छी परवरिश करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो मुझसे नाराज तो रहती है, लेकिन मेरे बारे में क्या सोचती है ये मुझे भी नहीं पता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बुरी माँ साबित हुई। फिर वो बाहर जाकर उसकी दोस्तों से पूछती है कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ जॉन ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। फिर वो वॉशरूम जाता है और रोने लगता है क्योंकि अपने परिवार को बचाने के लिए उसे ये कैसा कैसा काम करना पड़ रहा था। फिर डैनी जस्सी को कहता है जब ट्रेन बुसान पहुंच जाए तो उसे एड्रेस भेज देना। चलो बॉस के पास चलते हैं, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर जब वो अपने बॉस के पास जाता है तो उसका बॉस पूछता है पैसा कहाँ है? डैनी कहता है हम पैसा अभी भी ढूंढ रहे हैं, उस इलाके में एक और डीलर छुपा बैठा था, अब उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पम्मा पूछता है तो क्या पैसा उसके पास था? डैनी बताता है वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो टपक गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि पैसा उसी इलाके में है, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। आप कहो तो मैं ईगल गैंग से बात कर लेता हूँ, उनसे थोड़ा और वक्त मांग लेते हैं, अगर जिंदा ही नहीं रहे तो इन सब चीजों का क्या फायदा। फिर पम्मा अपनी तिजोरी में से एक फोन निकालता है और डैनी को देकर कहता है शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। फिर उसके जाने के बाद राजू कहता है ये वो कुत्ता है जो बोटी ना मिलने पर अपने मालिक का हाथ ही चबा लेगा, आपको उसे वो फोन नहीं देना चाहिए था। फिर पम्मा कहता है जाकर वो पैसा लेकर आओ, बिना पैसे वो डील नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। उसकी बेटी की फ्रेंड ने बताया था कि वो एक छपरी के प्यार में फंसी हुई है जो सारा दिन मोटर बाइक चलाता है। अपने पति को मैसेज करती है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, वो आज भी स्कूल नहीं गई, प्लीज तुम हमारे बेटे को घर छोड़ देना। फिर वो पूछताछ करती हुई आर्केड में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ उसका बेटा अपने पापा का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी माँ ने मैसेज कर दिया था आज तुम्हारे पापा लेने आएंगे, लेकिन जब जॉन उसे लेने नहीं आता तो वो बेचारा पैदल ही घर की ओर निकल पड़ता है। तभी आर्केड में किसी लड़के से जॉन की वाइफ को उसकी बेटी के बारे में पता चल जाता है। फिर वो अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। उसकी बेटी उस समय गुल्लू छपरी के साथ थी। गुल्लू कहता है तू अपनी माँ के साथ घर जा क्योंकि हमारे पास ऐश करने के लिए
ना ही पैसा है और ना ही छुपने के लिए जगह। फिर उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है प्लीज बेटा घर चलो, आज के बाद मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी, प्लीज मेरी बात समझो, आज मैं पूरा दिन दुखी रही हूँ। लेकिन उसकी बेटी उसकी एक भी नहीं सुनती और गुल्लू छपरी के पीछे बैठकर वहाँ से चली जाती है और उसकी माँ बेचारी देखती रह जाती है। फिर वो अपना मोबाइल चेक करती है। जॉन ने अभी तक उसके मैसेज रीड भी नहीं किए थे क्योंकि वो तो बेचारा माल की डिलीवरी करने के लिए बुसान में पार्टी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और पूछती है माल देने आए हो, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो उस लड़की के पीछे चल देता है। वो लड़की उसको बुसान की गलियों से होती हुई एक पार्किंग के पास ले जाती है जहाँ कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर बबलू रंगीला उसके चेहरे से प्लास्टिक बैग हटाता है। तभी उन गुंडों का बॉस पूछता है क्या तुम्हें चंगसू ने भेजा है, लेकिन जॉन ने तो ये नाम पहली बार सुना था इसलिए वो चुप रहता है। फिर वो गुंडा पूछता है अब की बार माल बढ़िया तो लाया है ना, पिछली बार एकदम घटिया माल था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो धंधा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसका आदमी बताता है बॉस ये एक प्रोफेसर है। फिर उनका बॉस हंसने लगता है और कहता है तुम जैसी शक्ल वाले हमारे क्लाइंट होते हैं, पहली बार कोई शरीफ आदमी डिलीवरी करने आया है, लेकिन तू सिर्फ एक बोतल ही क्यों लेकर आया है, एक बोतल से हमारा क्या बनेगा, बुसान जैसे शहर में एक बोतल से हमारा क्या होगा। ये बात सुनकर जॉन कांपने लगता है। फिर वो गुंडा कहता है कि हमें भी अपने धंधे में इसके जैसे आदमी चाहिए जिनके थोबड़े से शराफत टपक रही हो। सुन वे घोंचू, आगे से कम 3 बोतल लेकर आना, चलो छोड़ कर आओ इसे वापिस। फिर वे जॉन को स्टेशन के पास फेंक देते हैं। जॉन अपना बैग चेक करता है जो नोटों से भरा हुआ था। फिर कुछ दूर जाकर वे उसकी किताबें भी फेंक देते हैं जो कि उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी। फिर उसके पास मैसेज आता है कि 8 बजे बुसान रेलवे स्टेशन पर KTX ट्रेन में बैठ जाना। तभी घर पहुंचकर उसका बेटा अपनी मम्मी के पास मैसेज करता है मम्मी मैं घर आ गया हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। रोए भी क्यों ना, बेटे के दिल में छेद है, पति का अता पता नहीं और बेटी हाथ से निकल गई है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं जस्सी डैनी को आकर बताता है वो डिलीवरी करके वापस आ रहा है। फिर डैनी उससे पूछता है क्या हम लोग बॉस से गद्दारी कर रहे हैं। जस्सी कहता है अगर हम हार गए तो गद्दारी कहलाएगी, जीत गए तो उसे कुछ और ही कहेंगे। फिर वो अपने बॉस के दिए हुए फोन से ईगल गैंग के बॉस के पास कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाता। फिर वो मैसेज कर देता है कि पैसों की डिलीवरी में कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें थोड़ा समय लगेगा। अगले सीन में हम राजू के गुंडों को देखते हैं जो हथियार लेकर जॉन के घर जा रहे थे। तभी ली अपने साथी पुलिस वालों को बताती है कि मुझे खबर मिली है ईगल गैंग के गुंडे डैनी के पास जा रहे हैं, उसे कुछ मत होने देना, वो हमारा सरकारी गवाह बन सकता है। फिर उनके जाने के बाद ली कहती है उन लोगों को हमारी चाल का पहले से ही पता चल जाता है, कोई तो है जो उनके साथ मिला हुआ है। इतने में जॉन की वाइफ घर आ जाती है। फिर घर के अंदर जाकर वो अपने बेटे को संभालती है। उसका बेटा कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन दीदी अभी तक घर नहीं आई। उसकी माँ कहती है बेटा आज वो अपने दोस्त के घर रहने वाली है। इतने में बॉस का भतीजा राजू अपने ड्राइवर के साथ जॉन के घर के पास पहुँच जाता है। उनको पता था पैसे गैराज में पड़े हैं। फिर वो अपने आदमियों के आने का इंतजार करते हैं। इतने में वहाँ से जॉन की कार गुजरती है। राजू कहता है डैनी की वजह से आज एक शरीफ आदमी की ऐसी की तैसी होने वाली है। फिर जब जॉन घर जाता है तो उसके पास डैनी का फोन आता है। डैनी कहता है पैसे वहीं रख देना और सामान की हिफाजत करना। जॉन पूछता है कौन सा सामान, लेकिन डैनी फोन काट देता है। फिर जब वो अलमारी खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी पानी की बोतल्स मिलती है। फिर वो घर में जाकर अपनी वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि वो उसका मैसेज नहीं देख पाया था। फिर उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारी बेटी भाग गई है और हाँ मुझे एक और बात पता चली है, तुमने सारे पैसे गवा दिए और तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम्हारा दोस्त नया बिजनेस शुरू करने वाला है। जॉन कहता है नहीं, मुझे वो सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन शायद मुझे वो पैसा कैश में मिलेगा। उसने मुझे कहा था मैं पैसा बैंक में नहीं डालूंगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें हमारा पैसा मिल जाए इतना ही काफी है। फिर जब वो दोबारा माफी मांगता है तो उसकी वाइफ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो जिससे तुम्हें बार बार माफिया मांगनी पड़े, मैं तुम्हारी नादानियों से थक चुकी हूँ। तभी जॉन का बेटा अपनी बहन के पास मैसेज करता है कि तुम्हारी वजह से घर में झगड़ा हो रहा है, कहाँ हो तुम। फिर उसकी बहन जवाब देती है घर के पीछे। फिर वो ऊपर से झांक कर देखता है, उसकी बहन नीचे बैठी थी। फिर वो अपनी बहन से पूछता है तुम तो भाग गई थी ना, वापिस क्यों आई। वो जवाब देती है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर जब वो कहने के बाद भी अंदर नहीं आती तो उसका भाई उसके लिए कंबल और एप्पल फेंकता है ताकि उसे सर्दी और भूख ना लगे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। चवन्नी फिर से मैसेज करता है अंदर आ जाओ, लेकिन
लेकिन उसकी बहन कहती है मुझे मॉम का चेहरा नहीं देखना, जब वो सो जाएं तो बता देना। फिर वो बारिश से बचने के लिए गैराज में चली जाती है। फिर वो अलमारी खोलकर उसमें से सूखा कंबल निकालने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर नोटों वाले बैग पर पड़ जाती है। इतने में वहाँ पर राजू के गुंडे भी आ जाते हैं। फिर राजू उनको जॉन के घर में भेज देता है और खुद कार में बैठकर इंतजार करता है। तभी उसके पास उसके पुलिस वाले खबरी का फोन आता है। वो बताता है तुम पर निगरानी रखी जा रही है, चौकन्ने रहना। फिर वो कार से बाहर आकर अपने साथी को कहता है अपने आदमियों को वापस बुला लो, यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हैं। फिर उसके आदमी बिना पैसा लिए ही वापस आ जाते हैं। तभी वो एक बाइक वाले को उस घर की तरफ जाते हुए देखता है, लेकिन इग्नोर कर देता है। फिर जॉन का बेटा भी एक बाइक की आवाज सुनकर उसे देखने जाता है। फिर वो अपनी बहन को संभालने के लिए गैराज की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे उसकी माँ मिल जाती है। वो अपनी माँ से पूछता है आप कहाँ जा रहे हो? वो बताती है तुम्हारी बहन को ढूंढने। उसका बेटा कहता है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो गैराज में है। फिर वो गैराज में देखने के लिए जाने लगती है। तभी वो चवन्नी जॉन को जाकर बता देता है कि मम्मी गुस्से में दीदी को लाने के लिए गैराज में गई है, प्लीज आप भी वहाँ पर जाइए और दीदी को डांट पड़ने से बचा लीजिए। तभी जब जॉन की वाइफ गैराज में पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारे रुपए बिखरे पड़े थे। फिर उसे अपने पति की कही हुई बातें याद आने लगती है कि उसका दोस्त उसको कैश में रुपए देगा, रुपए चाहे किसी भी रूप में वापिस आए, हमें इससे क्या मतलब। इतने में जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और देखता है उसकी बेटी उसकी लुटिया डुबोकर चली गई। फिर वो अपनी बेटी के पास फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर वो बिखरे हुए रुपए बैग में डालता है और बैग को कार की डिग्गी में रख देता है। फिर जब उसका बेटा पूछता है कि दीदी कहाँ है, तो वो बताता है तुम्हारी दीदी तुम्हारी मॉम के डर से भाग गई, मैं उसको अभी लेकर आता हूँ। फिर उसका बेटा बताता है कि मैंने अभी अभी किसी मोटर बाइक की आवाज सुनी थी। उस समय डैनी अपने रूम की बालकनी में बैठकर सिगरेट पी रहा था। फिर जब वो जॉन को घर से बाहर जाते हुए देखता है तो उसके पास कॉल करता है, लेकिन जब वो फोन नहीं उठाता तो वो अपने आदमियों को कहता है देख कर आओ पैसे वहाँ पड़े हैं या नहीं और गाड़ी निकालो। उस समय डिटेक्टिव ली भी सीसीटीवी के जरिए उन पर नजर रखे हुए थी। फिर वो देखती है कि डैनी घर से बाहर निकल रहा है। फिर वो शम्पी को कहती है चलो उसके पीछे चलते हैं। फिर रास्ते में वो कहती है कार को उससे थोड़ा दूर रखो, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो किससे मिलता है। तभी जॉन पास के ही शहर में जाकर लोगों को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर पूछता है क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं भरता। फिर वो वहाँ के डिस्को बार और होटल्स में जाकर भी चेक करता है, लेकिन कहीं भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। डैनी भी बार बार उसके पास फोन कर रहा था, लेकिन वो डैनी का फोन नहीं उठाता। तभी डैनी उसे ढूंढ लेता है और उसके पास आकर पूछता है क्यों बे फोन क्यों नहीं उठा रहे। फिर डैनी पतली गली में ले जाकर अपने आदमी से उसकी खूब पिटाई करवाता है। फिर मार खाने के बाद वो डैनी को बता देता है कि मैं इस वक्त अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। ली और शम्पी भी दूर से उन्हें देख रहे थे। फिर शम्पी कहता है हम कैसे पुलिस वाले हैं जो एक शरीफ आदमी को पिटता हुआ देख रहे हैं। जॉन की बेटी उस समय गुल्लू छपरी के साथ एक होटल रूम में थी। गुल्लू कहता है ये तुम क्या झमेला उठा लाई, थोड़े बहुत रुपए होते तो हम कब के खर्च कर देते। क्या तुम्हारा बाप कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई गैंगस्टर है। योनवू कहती है तुम पैसे खर्च करो ना, डर क्यों रहे हो। तभी होटल स्टाफ उनका दरवाजा खटखटाता है और कहता है बाहर निकलो यहाँ से, मैं जानता हूँ तुम लोग नाबालिग हो। ये बात सुनते ही वे दोनों वहाँ पर बिखरा हुआ रुपया समेटने लगते हैं। फिर वेटर अपनी सेकंड की से दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। योनवू पैसों के ऊपर चादर ढककर उसमें बैठ जाती है ताकि उसे शक न हो। वेटर कहता है तुम लोग हर बार मुझे उल्लू बनाकर आ जाते हो, चलो निकलो यहाँ से। योनवू कहती है मैंने कपड़े नहीं पहने हुए, तुम बाहर जाओ तभी तो मैं कपड़े पहनकर बाहर आऊंगी। फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो अपने दोस्तों को फोन करता है और कहता है जल्दी से मोटल आ जाओ, बच्चों के पास बहुत सारा माल है। दूसरी तरफ डैनी और जसी भी जॉन की बेटी को ढूंढने में उसकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि डैनी को पैसा चाहिए था और अगर पैसा नहीं मिला तो प्रोफेसर की मौत पक्की। शम्पी कहता है क्या हमें प्रोफेसर की हेल्प नहीं करनी चाहिए। ली कहती है अगर उन्हें प्रोफेसर को मारना होता तो कब का मार चुके होते। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि अब तक वो जिंदा कैसे है। तभी डैनी के पास ईगल गैंग के बॉस का मैसेज आता है और वो उसे एड्रेस बताकर कल सुबह सुबह पैसे के साथ वहाँ पर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वेटर के दोस्त उन दोनों को डरा धमकाकर उनसे पैसे ले लेते हैं। तभी उनका एक साथी कहता है हम इन दोनों को मार देते हैं क्योंकि इन दोनों ने हमारे चेहरे देख लिए हैं। ये बात सुनकर गुल्लू छपरी और वो कहते हैं तुम लोग सारा पैसा रख लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो प्लीज, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तभी डैनी का एक साथी उसको फोन करके बताता है मैंने पता किया है, एक लफंगा प्रोफेसर की बेटी को लेकर मोटल में गया है और इस इलाके में सिर्फ एक ही मोटल है
जहाँ बच्चे जा सकते हैं। फिर डैनी उस मोटल की तरफ जाने लगता है। वो जॉन के पास भी मोटल की लोकेशन सेंड कर देता है। फिर जब डैनी उस मोटल में पहुंचता है तो ली भी उसका पीछा करते करते वहां पर आ जाती है। फिर जस्सी और डैनी दोनों मोटल के अंदर जाते हैं। वे उस रूम का पता लगा लेते हैं जहां पर वे सब मौजूद थे। फिर डैनी रूम के अंदर जाता है और देखता है कि वे नोटों का बैग भर रहे हैं। फिर वे लफंगे पूछते हैं, कौन है बे तू? डैनी बिना कुछ बोले वापस बाहर आ जाता है। फिर जब वे लफंगे उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं तो जस्सी उन तीनों को खूब धोता है। इतने में जॉन भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले एक्शन खत्म हो गया था। फिर डैनी कहता है, तुम्हारी बेटी और पैसा रूम के अंदर है, उन्हें उनकी जगह पर पहुंचा दो। फिर जब जॉन रूम के अंदर जाता है तो ठंडी सांस लेता है, क्योंकि उसकी बेटी और पैसा बिल्कुल सही सलामत थे। फिर वो गुल्लू छपरी से उसका नाम और घर वालों के बारे में पूछता है और उसे समझाता है कि आज जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। फिर वो गुल्लू को उसके घर भेज देता है और अपनी बेटी को अपने घर में ले जाने लगता है। फिर घर पहुंचकर वो अपनी बेटी को समझाता है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ अपनी माँ को मत बताना, सब कुछ भूल जाओ और उस लड़के को भी। फिर घर में जाने के बाद वो अपनी माँ से लेक्चर सुनती है और सोने चली जाती है। फिर जॉन अपनी वाइफ को समझाता है कि इस उम्र में गलतियां हो जाती है। उसकी वाइफ पूछती है, वो तुम्हें कहाँ से मिली? जॉन कहता है, कैरियोके में। दूसरी तरफ ली और शम्पी सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। शम्पी कहता है, अभी तक तो मुझे ये समझ में आया है कि डैनी ने ही प्रोफेसर की बेटी को बचाया है। फिर ली कहती है, एक कैमरा प्रोफेसर के घर में भी लगा दो। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन अपनी गैराज में एक खड्डा खोद रहा था। तभी उसके फोन पर डैनी का मैसेज आता है और वो डिलीवरी के लिए नेक्स्ट लोकेशन बताता है। तभी आधी रात को ली शम्पी को उठाती है और कहती है, डैनी कहीं चला गया है, पता करो वो कहाँ पर गया है। उस समय डैनी पैदल ही कहीं पर जा रहा था। फिर वो वीराने में बने हुए एक फार्म हाउस में पहुंच जाता है। तभी वहां पर बिरजू आता है और डैनी की पीठ पीछे वार करके उसे गिरा देता है। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हें पैसे लाने को कहा था, लेकिन तुम खाली हाथ ही आ गए। पता नहीं तुम लोग सबक क्यों नहीं सीखना चाहते, तुम सब जानवर हो क्या? और फिर वो डैनी के मुंह पर लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। दोस्तों, अब तक हमें ये समझ में आया है कि डैनी के पास रुपया तो था, लेकिन वो ईगल गैंग को देना नहीं चाहता था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने भोले भाले जॉन को भी डिलीवरी बॉय बनाकर रखा हुआ था। जॉन भी बेचारा ये समझता था कि वो लॉन्ड्री वालों के पास पैसा भूल आया था, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए उसे डिलीवरी करनी पड़ेगी, जबकि डैनी ने वो पैसा लॉन्ड्री वालों से मंगवा लिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये बंदा कौन है जिसने डैनी को मार मार कर बेहोश कर दिया। क्या ये डैनी को मार देगा या फिर कोई उसको बचाने के लिए आएगा? और हाँ, सबसे बड़ी बात, उस पैसे का क्या होगा जो अभी भी जॉन के घर पर था? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।